बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की तारीख़ में 57 बरस के बाद जो हमारा इन्फ्लेशन है वो उसका रेट कम से कम है, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। और उसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि ये जो महंगाई कम हुई है इसका आवाम के ऊपर अभी तक कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। तो आज हम इसको समझेंगे कि ये फिर क्या सिर्फ ये फिगर्स का गोरख धंधा है जिसकी तहत ये सारा कुछ हो रहा है और दिल को बहलाने के लिए ये गालिब ख्याल अच्छा है, या रियलिटी में कुछ हमें इन नियर फ्यूचर में कोई फ़ायदा भी होगा। उसके साथ साथ जब से अमेरिका में नई सदारत पे बैठने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने सारी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज को, सारी दुनिया की ट्रेड मार्केटिंग को हिला के रख दिया है। उन्होंने 145% इजाफी तारिफ लगाया है चाइना के ऊपर। देखा ये जा रहा है कि बाकी सारे ममालिक के उसमें 100 के करीब ममालिक हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के ऊपर 29% मज़ीद तारिफ लगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये बेसिकली जो जंग है वो बिटवीन दी टू पावरफुल कंट्रीज़ हैं। एक का नाम अमेरिका है और दूसरे का नाम चाइना है। और वो चाइना वो मुल्क है जिसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट भी वहीं से ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। और चाइना का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 9 to 10 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो ये ऊँट किस कर बैठेगा? ये बाकी ममालिक को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 90 दिन की रिलैक्सेशन भी दी हुई है। और मैं अभी वाशिंगटन में था लास्ट वीक, मैंने वहाँ पे देखा कि जो अनसर्टनिटी थी वो वाशिंगटन के अंदर भी थी, वो पेंटागन के अंदर भी थी। वो जो डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन थे वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको वहाँ के जो थिंक टैंक्स के ऑब्ज़र्वर थे वो हमें एक्सप्लेन भी कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे, जिसमें देखा जाए तो अभी जो अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एट एनी कॉस्ट वो इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ रहे हैं कि हुकूमत के साथ बैठ के निगोसिएशन करनी है। कराची में क्या हो रहा है इस वक्त, सबसे बड़ा जो मसला है कराची का वो ये डंपर माफिया है, वो क्या चीज़ है। और गवर्नर साहब और उसके साथ साथ जो सिंध की कैबिनेट है वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि ये जो बेलगाम डंपर हैं, ये जो हर रोज़ लोगों को और मासूम बच्चों को मार रहे हैं, ये वाकई ये कोई नई चीज़ है, ये पहले भी होता था। तो हम आज इस पर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊँ, हमारे पास शब्बर ज़ैदी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमारे FBR मामलात और इकानमी के साइंटिस्ट हैं। शब्बर ज़ैदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसके बाद फैज़ुर रहमान साहब हैं जो हमें वाशिंगटन DC से ज्वाइन कर रहे हैं। फैज़ुर रहमान साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके पास आएंगे। ये फरमाइए, ये जो हालिया आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्ट्रांग फैसले देख रहे हैं और पूरे दुनिया को जिस तरह से ललकार रहा है, उसको वाशिंगटन कैसे देख रहा है? जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया थेबो साहब। सबसे पहले तो ये कि आप यहाँ वाशिंगटन तशरीफ़ लाए और मुझे बड़ा अफसोस रहेगा कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। जिस वक्त आप यहाँ थे मैं कैलिफोर्निया में था, जब मैं वापस पहुँचा यहाँ तो आप जा चुके, तो इट्स ऑल माय लॉस और उसका अफसोस रहेगा। इंशाल्लाह विल कैच अप सून। श्योर सर, डेफिनेटली। देखिए, अच्छा तो आपका जो तबसरा आपने जो फरमाया इंट्रो में, जो वो बात वही है कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। लेकिन देखिए वो एक शब्बर ज़ैदी साहब भी बैठे हैं तो इनको भी थोड़ी अशार वारा फरमाते रहते हैं इधर उधर। अभी आपसे कुछ फ़ारसी में भी फरमा रहे थे थोड़ी देर पहले हज़रत अली के बारे में। तो मैं देखिए एक शेर से बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो इस वक्त न सिर्फ ये कि ट्रंप साहब बल्कि पूरी अमेरिकन जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक मैं वाइट हाउस और जो इस वक्त जो हुकूमत है उसका हाल यही है कि वो जो कुछ कह रहे हैं किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। और ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 5 कदम। अभी थोड़ी देर पहले की इत्तला मैं आपके नाज़रीन से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने चाइना पे 145%
वो लगा दिया टैरिफ्स, ठीक। यस। अभी यानी एक 10 मिनट पहले एक इत्तला हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है यहाँ पर कि चाइना से जो इंपोर्ट्स हैं तो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर वो टैरिफ्स अप्लाई नहीं होंगे। और ये जो कैटेगरीज हैं ये तकरीबन चाइना की से जो आने वाली यहाँ इंपोर्ट्स हैं अमेरिका, वो तकरीबन आधी इंपोर्ट्स इन पर मबनी होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑलरेडी जो है वो एक तरफ इतनी आगे बढ़े, आपने इतनी यानी एक वो साइबर रैटलिंग जिसे कहते हैं जंगी टर्म्स में, वो किया और उसके बाद फिर पीछे हट के आपने कह दिया कि अब ये ना क्योंकि स्मार्टफोन्स यानी आप देखिए आईफोन्स 90% आईफोन्स अमेरिका के चाइना में तैयार होते हैं। तो ये बहरहाल एक ऐसी कैफियत है कि खुद इनको नहीं मालूम कि क्या कर रहे हैं और आपने फिर वो देखा कि 90 डेज का इन्होंने पॉज दे दिया। तो लगता यही है कि ये जाते हैं एक इस वक्त जो थे वो साहब, इस वक्त जो असल जो इशू है यहाँ पर, जो क्राइसिस है अमेरिका में, वो है डिसीजन मेकिंग का। यानी यहाँ पर कोई एक थारो प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा कि जो फैसले किए जाते हैं, जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो क्या एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजर कर होते हैं, या जैसा मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि बस आप उठे और आपने बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, कि बस अब उठे आपने रात को, जैसे देखिए आप यहाँ थे, आप आए थे, आपके बहुत से जानने वाले वॉइस ऑफ अमेरिका में यहाँ काम करते थे, मेरा भी बड़ा तवील ताल्लुक़ रहा है एक अरसे तक। लेकिन रात जनाब कोई 12 बजे के करीब आपने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया कि वॉइस ऑफ अमेरिका बंद, सुबह उठ के आपने एम्प्लॉयज़ को वो ईमेलें कर दी। यानी कोई कहीं आपको कोई प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा, और ये एक सुपर पावर के लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है, हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए, और ख़ुसूसन यूरोप के लिए जिसने मुकम्मल अपना डिफेंस अमेरिका के हवाले कर रखा था, कनाडा जिसने अपनी तमाम फॉरेन पॉलिसी, अपना डिफेंस वगैरह सब कुछ इनके हवाले करके सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर रहा था। तो वो एक बहरहाल एक दुनिया किस तरफ जा रही है ये आप देखेंगे अनकरीब। इसका लामहला जो नुकसान एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो होगा वो अमेरिका का होगा। अमेरिका की जो सुपर पावर की जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो सॉफ्ट पावर की जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो इन्होंने आलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं। यहाँ का एकेडमिया आप देखिए, यानी आप गौर फरमाइए कि सिर्फ एक यानी जॉन्स हॉपकिंस जो दुनिया की बेहतरीन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में जिसका शुमार होता है, $800 मिलियन आलमोस्ट $1 बिलियन की उन्होंने ग्रांट जो मिलती थी इस यूनिवर्सिटी को सालाना, वो रोक दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि हमारे अमेरिकन एकेडमिया के माथे का झूमर है, $400 मिलियन वहाँ से रोक लिए। तमाम जो स्टूडेंट्स के जो वीज़ाज़ हैं वो आप रैंडमली आप कैंसिल कर रहे हैं। तो ये एकेडमिया, थिंक टैंक्स, बिजनेस, आपकी इकोनॉमी, ये सुपर पावर के एट्रीब्यूट्स थे। और लगता ये है कि यके बाद दीगरे ट्रम्प साहब और उनकी इंतज़ामिया इन सब एट्रीब्यूट्स पर, उन तमाम हवालों पर दिन रात कुल्हाड़े चलाने पर बिल्कुल मशगूल हैं, और बिल्कुल समझ में नहीं सही आता फरमा रहे कि हैं। फिर साहब आखिर में मुझे ये बताइएगा कि अभी जो हालिया टाक हो रहा है ईरान के साथ, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए आप क्या देख रहे हैं? और जो पाकिस्तान के ऊपर 29% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है, क्या आप समझते हैं क्या ये जो बहुत ज़्यादा ममालिक के ऊपर बाकी टैक्सेस हैं उसमें पाकिस्तान के ऊपर थोड़े कम हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा रूम मज़ीद मिलेगा कि वो अपना एक्सपोर्ट और अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ा सके? देखिए थेबो साहब, पहली बात तो है कि जो 29% उन्होंने लगाया था वो वापस ले लिया है 90 दिन के लिए, को रिव्यू कर रहे हैं, अभी वो पॉज पर है। लेकिन जो 10% जो अक्रॉस द बोर्ड था वो बहरहाल है। लेकिन देखिए जहाँ तक ये जो टैरिफ्स का हवाला है, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान अपने कार्ड्स सही खेले, और ज़ैदी साहब मौजूद हैं यहाँ, इकानमी को अच्छी तरह समझते हैं, अगर हम अपने कार्ड्स अच्छे खेलें तो ये हमारे लिए फ़ायदा मंद सूरत हाल हो सकती है। क्योंकि हमसे ज़्यादा जो टैरिफ्स है वो उन ममालिक पर लगा है जहां हम अपनी मसनूआत के लिए कम्पीट करते हैं। तो हमारी मसनूआत अगर थोड़ा सा अपने सही मैनेजमेंट कर लें, अपनी इकानमी, अपनी प्रोडक्शन, लोगों को सही एक मराद दें यहाँ पर एक्सपोर्टर्स को, तो आपको ये एक एडवांटेज हासिल हो सकता है इंडिया के मुकाबले में। वियतनाम है, कंबोडिया है। सही फरमा रहे हैं। ईरान की डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं सर? अच्छा, ईरान का देखिए, ईरान का मामला ज़ाहिर है कि जो कुछ भी होगा उसका बराह रास्त
असर पाकिस्तान पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अफसोस ये है कि वाशिंगटन में ईरान के बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। ईरान को अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव लाइट में यहाँ देखा जाता है, और इनका इस वक्त जो ये चाहते ये हैं कि जो भी 3-4 साल इनके पास हैं, इसमें या तो आर्म ट्विस्टिंग करके या बहला फुसला के कुछ न किसी तरीके से जो ईरान का जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो भी एलिजिड जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में मुबैना न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, उसको वो ख़त्म करवा दें। और उसके लिए वो फोर्स भी इस्तेमाल करने को तैयार हैं, जैसे कि ट्रंप साहब ने बाकायदा व्हाइट हाउस में बैठ के ये बात कही है। लेकिन ये चाहते यही हैं, चूंकि ये अपने आप को एक प्रो पीस प्रेसिडेंट के तौर पर इन्होंने पेश किया है, और हमारे बहुत से मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने इनको वोट दिए हैं यहाँ पर सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने एंटी वॉर होने का दावा किया था। तो ये नहीं चाहते कि कोई नई खुल्लम खुल्ला एक वॉर स्टार्ट करे। हालांकि इनके हाथों में इस वक्त बहुत खुजली हो रही है, और खुसूसन जो है जो इनके जो दूसरे अलाइज हैं वो चाहते यही हैं कि ईरान पर हमला किया जाए और मामला ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अतमाम हुज्जत के लिए इन्होंने बराह रास्त जो है वो एक चैनल खोला है, और उस चैनल का अगर वो कामयाब नहीं होता तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम स्टूडियो में बात करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में फैज़ुर रहमान साहब से कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स ले रहा है, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे। शबर जैदी साहब, टैक्स के मामलात और पाकिस्तान की इकानमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बताएं कि ये जो आप हालिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के फ़ैसले देख रहे हैं, इससे क्या हमें कोई इसमें सिल्वर लाइनिंग भी हमारे लिए कोई है? देखिए, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात मैं थोड़ा सा एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जी कि 100-150 साल के बाद हम जाके न्यूयॉर्क में लैंड करेंगे और अपने बच्चों को दिखाएंगे कि ये भी एक तहजीब हुआ करती थी। हाँ, अच्छा, ये मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। ये जो प्रोटेक्शनिज्म ट्रंप साहब ला रहे हैं ना, ये किसी भी मईशत को तबाह करने का पहला तरीका होता है। किसी भी बंदे को, किसी मईशत को तबाह करना है ना, तो उसके आगे प्रोटेक्शन का बैरियर खड़ा कर दो। आप ये कह रहे हो कि अमेरिका चीपेस्ट गुड्स नहीं बना सकता, तो हम महंगी गुड्स बनाएंगे, मगर हम चीपेस्ट गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं करेंगे, तो हम महंगी बनाते रहेंगे और खर्च करते रहेंगे। तो ये घर बंद हो जाएगा और ये अल्टीमेटली अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। शुरू में आपको 5-10 साल ऐसा लगेगा कि अच्छा हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी थोड़ी सी और चीज़ें बढ़ेगी, मगर ये तारीख का ये इस तरह वो चल रहा है। और ये कोई 50-60 साल के बाद, मैंने कहा ना, हम न्यूयॉर्क जाएंगे, हम कहेंगे यार ये भी एक तहजीब हुआ करती थी। डेट्रॉइट में पहले गाड़ियाँ बना करती थी, फिर वो ख़त्म हो गई, अब वो दोबारा चाहते हैं कि गाड़ियाँ बनाएं। मैं एक मिसाल देता हूँ। अब दुनिया आप कंक्लूड ये करें कि डोनाल्ड ट्रंप तबाही, तो डोनाल्ड ट्रंप इज द स्टार्टिंग ऑफ द तबाही ऑफ द अमेरिकन बिजनेस। मतलब आपको लग रहा है ना कि आज 5-10 साल तो अच्छा लगेगा ना कि एम्प्लॉयमेंट हो गई, नौकरियां मिल गई, मगर अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि ये मैं चाइना में 10 रुपए का बन सकता है, मैं 12 का बनाऊंगा, मगर मैं ही बनाऊंगा, चाइना से नहीं आएगा। यही कह रहे हैं टेक्निकली। ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये दुनिया में, अच्छा, ये सारी कहानी इन्होंने बनाई थी, ये फ्लैट वर्ल्ड और वन वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन और ये सारी कहानी इनकी बनाई हुई है। मैंने किसी किताब में लिखा था कि येल, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड की लाइब्रेरीज भरी हुई हैं इस बात के ऊपर कि बैरियर नहीं होना चाहिए, टैरिफ नहीं होना चाहिए। तब एक बंदा आया, वो कह रहा है नहीं जी ये हम बकवास है, हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये जज्बाती किस्म की गुफ्तगू है। शहर साहब, मैं आपको अभी एक छोटी सी आपको बात ऐड करता चलूँ। अभी 2 दिन पहले मैं वाशिंगटन में था, हमारे साथ एक सेनेटर थे और हम वाइट हाउस के पास खड़े हुए थे, और वहाँ पे एक बॉर्डर था, उनका वो आगे नो गो एरिया था। तो उसने मुझे बताया कि अगर मैं भी इसको टच करूँगा ना, तो इसका मुझे इतना $, फाइन है। रेट ऑफ स्टेट इतनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकता कि आज से 500 साल बाद पाकिस्तान में ऐसी कोई रेट ऑफ स्टेट आए। ना कोई पुलिस देख रही थी, ना तो इसको इतने जल्दी आप 50 साल में ख़त्म कर दें। तो यार स्टेट तो कोरिया में से अच्छी है, नॉर्थ कोरिया में से अच्छी है ना यार। ये आप किस दुनिया में बैठे हो? नॉर्थ कोरिया के क्या, ये रेट ऑफ स्टेट का क्या ताल्लुक है ट्रेड के साथ यार?
अच्छा। आप ट्रेड का कोई ताल्लुक ही नहीं होता ना। वो तो आप ये कह रहे हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अमेरिकन बच्चे जो हैं उनको टॉयज महंगे मिलेंगे, क्योंकि एक टॉय जो है वो चाइना सस्ता बनाता है, अमेरिकन महंगे बनाते हैं। मगर आप कह रहे हैं कि अमेरिकन बच्चों को महंगे टॉय खरीदते हैं क्योंकि चाइना की इम्पोर्ट है। कि सिंपल लॉजिक सोचो ना। हाँ, ये कितनी बड़ी जिहालत है। मतलब जिहालत को, इसको जिहालत करो। आप पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छा, अब आ जाए, अब आए पाकिस्तान के लिए इसमें थोड़ी सिल्वर लाइनिंग है। अच्छा सर, सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो अच्छा, ये जो 26, 28, 29 आप बात करें ना, ड्यूटी का रेट नहीं है, ये एक मैकेनिज्म फार्मूला है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बताया भी था जी। अच्छा, पाकिस्तान का जो इंसिडेंस है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम और इंडिया के तकरीबन बराबर है। ठीक। तो जो श्रीलंका, वियतनाम और बांग्लादेश है, उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा महंगी होगी बनिस्बत पाकिस्तान के। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो पाकिस्तान को अल्टीमेटली फायदा मिलेगा। अच्छा, अब आगे चले। जो चाइना है, जब उसकी प्रोडक्शन तो 100 की हो रही है ना, ये ठीक है। अगर सपोज करें उस प्रोडक्शन में से 100 में से 40 अमेरिका जा रहा था, सपोज करें अमेरिका जा रहा था, ठीक है। अब वो अमेरिका नहीं जाएगा, चाइना तो 100 बना रहा है, तो वो कहाँ बेचेगा? तो वो हमें बेचेगा सस्ता। फिर हम बेचेंगे भाई, अभी तो खरीद रहे हैं ना यार, बाद में बेचेंगे तो बाद में ना। ठीक है, मैं टॉय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टॉय की बात। खिलौना है, अब इसको पाकिस्तान के बाजार में चले जाए, सारे खिलौने चाइनीज होते हैं। सारे खिलौने आपको दुनिया में कहीं भी टॉयज जो मिलते हैं वो चाइनीज के होते हैं। अब कोई दुनिया का कंट्री टॉय बनाता ही नहीं है सिवाय चाइना के, ठीक है। अब चाइना अगर 100 टॉय बना रहा है तो 40 अमेरिका जाते थे उसमें से, सपोज करें। तो पाकिस्तान में अगर चाइना को कम्पीट करना है तो उसको ग्रेजुअली कम करना पड़ेगा। तो गरीब इन दो बड़े हाथियों के लड़ने में थोड़ा बहुत चूटियों का फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी तो होगा ना कि 29% हमारे ऊपर है, उसके ऊपर 145 है, वो हमें बेच के यहाँ से, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, वो तो नहीं, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन चेक हो जाता है, वो मसला नहीं है। अच्छा, वो नहीं हो सकता, वो तो कंट्री ऑफ ओरिजिन होता है, ड्यूटी लगती है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन पे लगती है। लेकिन ये आप समझते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के फैसले हैं, ये तो पहले मुझे तो अब ये लगता है, मेरी फीलिंग है कि खुद ही ड्रॉ करेंगे। मतलब ट्रम्प 145 पे जब आएगा ना, तो ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ करेंगे कि भाई ये हमारे बस का काम नहीं है। इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है ना, वो होने ही वाला उन लोगों को है जो चाइना और अमेरिका के अलावा हैं। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना कि चाहे वो कोई किसी किस्म की जंग हो, किसी किस्म की भी जंग हो ना, तो नुकसान उन दोनों का होता है जो लड़ रहे हो। एग्जैक्टली। बाकी होते ना, वो उसमें थोड़ा बहुत फायदा उठा लेते। आप पाकिस्तान के लिए इसमें सिल्वर पाकिस्तान के लिए इसमें एक बहुत बड़ी भलाई देख रहा हूँ। इसलिए बड़ाई देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ बड़ी भलाई? देखिए, दुनिया में 1 अरब की आबादी चाइना की है, तकरीबन 1 अरब की आबादी इंडिया की है, 300 मिलियन की आबादी अमेरिका की है, तकरीबन 300 मिलियन की आबादी EU की है, और 25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, कंज्यूमर मार्केट है। पाकिस्तान भी तो 300 मिलियन ही कहते हैं ना उसको, 240 थोड़ी है। चलो 250 में मानो, 300 बोलते हैं। तो 300 मिलियन की आबादी का कंज्यूमर मार्केट तो ये है ना। सही, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोगों को यह चीज़ें बेचनी है, तो अल्टीमेटली जब चीज़ें बेचनी है तो आखिर में आके हमें सस्ती बेचनी पड़ेगी उनको। उनके पास चॉइस नहीं है अगर वो बना रहे हैं तो। बिल्कुल ठीक। तो हमारे साथ ब्रेक में हमें सुखदेव साहब जो सिंध गवर्नमेंट के तर्जमान हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया। सर, आपका भी शुक्रिया सुखदेव साहब। उसके साथ साथ इंजीनियर एजाजुल हक साहब जो मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, MQM पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका भी शुक्रिया भाई, आपने हमें टाइम दिया। सुखदेव साहब, ये आते हैं, अब हम इंटरनल हमारी जो सब कुछ यहाँ ख़ास तौर पे कराची में हो रहा है, ये जो हमारे डंपर माफिया है ये बिल्कुल बेलगाम घूम रहा है। ये क्या कोई नया कोई बीमारी आई है या ये पुरानी है? मतलब इतनी ये ज़्यादा हो रहा है कि लोग रोज़ मारे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत क्या कर रही है इस पर? देखें जी, जब से नवंबर 2024 शुरू हुआ
तब से एक आपने नया फिनोमेना देखा, ऑल दो पहले हैवी ट्रैफिक की एक्सीडेंट्स और ये चीज़ें होती थी, पर नंबर बड़ा कम होता था। और नवंबर 2024 से ये सर्ज एकदम अचानक से बढ़ गया, जिसके लिए हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई। ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, और सिंध गवर्नमेंट आपको पता है वाहिद गवर्नमेंट है जो अपनी गलतियाँ तस्लीम करती है और सबको साथ लेके चलती है कि जी बिल्कुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमने इस पर डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी स्टेप्स असरअंदाज होते हैं, काफ़ी को हमें दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। रिसेंटली सीएम साहब ने जो चेयर की ट्रैफिक के हवाले से मीटिंग, उसमें ये स्पीड लिमिट सेट की 30 किलोमीटर्स पर आवर डंपर्स के लिए कि 30 किलोमीटर पर आवर से कराची के अंदर जो है नहीं ज़्यादा चल पाएंगे, और उनको डैश कैम लगाना लाजमी होगा, ट्रैकर लगाना लाजमी होगा। सबसे मेन बात जो ये डोप टेस्टिंग है, जिसको आप ड्रग टेस्टिंग कहते हैं, काफ़ी ऐसा चीज़ें आ गई हैं सामने काफ़ी वाक़यात में, एक्सीडेंट्स में, कि जो ड्राइवर्स होते हैं या तो उनकी नींद पूरी नहीं होती या वो किसी न किसी नशे के इन्फ्लुएंस में होते हैं, जिसकी वजह से इनसे ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो रैंडम ड्रग टेस्टिंग भी हमने शुरू की है। बिल्कुल ये इशू है, ये चैलेंज है, और हम सब पार्टियों को इसको रिक्वेस्ट करेंगे कि बजाय इस पर सियासत करें, हमारे साथ मिलें, बैठें, और आप भी जो है इसी सूबे का हिस्सा है, इस निज़ाम का हिस्सा है, हमारे हाथ मजबूत करें ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है इसको हम साथ मिलकर हल कर सकें। क्या एजाज साहब आप बताइए कि क्या MQM पाकिस्तान भी इसके लिए एग्री है कि आप दोनों मिलके इस मसले को हल करें, या इस पे आप लोग अभी फ़िलहाल तो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, दोनों पीपल्स पार्टी भी हो या MQM भी हो? देखें, सबसे पहले अहम बात तो ये है कि आज मैं हैरान हूँ कि जो सिंध के तर्जुमान साहब हैं, जी, जितने लोगों की बातें मैंने सुनी हैं, वो चीफ़ मिनिस्टर साहब के हों, वज़ीर दाखिला साहब के हों, या फिर वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब के हों, बहुत मुख्तलिफ थे, वो इन चीज़ों को ऑन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आज जो इनकी बात सुन रहा हूँ, बहुत पोलाइट बात है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर शुरुआती दिनों से अगर ये बातों का सिलसिला चलता, एक्सेप्ट करते अपनी चीज़ों को, आप कह रहे देर आए पर दुरुस्त आए। देख, इनकी बातों में कुछ बेहतरी होने वाला है। अदरवाइज आप अगर देख लें, नवंबर के बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ है, देखें कराची शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक से, हैवी व्हीकल्स से ये पहली दफ़ा वाक़यात नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन मुतवातर बढ़ गए हैं वाक़यात। कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं। अब ये क्यों होता है? यहाँ पर आपने बात कही, शायद MQM पाकिस्तान भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, पीपल्स पार्टी भी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। आपकी बात शायद MQM पाकिस्तान तक तो ठीक हो सकती थी क्योंकि हम मौजूद हैं अपोजिशन पे। हाँ जी, लेकिन सिंध हुकूमत का नहीं बनता, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम इनके हम निशानदही कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर सिंध हुकूमत ने भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना है, बर्फ थोड़ी सी पिघल भी रही है। हमने देखा कि गवर्नर सिंध और मेयर का भी आपस में जो है वो ताल्लुकात राब्ते शाब्ते हो गए, मेयर साहब ने विज़िट भी कर लिया, तो ये सिल्वर लाइनिंग तो है ना एजाज साहब? देखिए, हम खुदा ना खास्ता लड़ना तो नहीं चाहते ना, हम तो बार बार जो MQM पाकिस्तान की आला क़यादत हो, जो रहनुमा हो, वो जो बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि कराची शहर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कराची शहर के अंदर जो इशूज़ हैं उसको, बल्कि तो हमारा मैं ये समझता हूँ सिंध हुकूमत को तो शुक्रगुजार होना चाहिए MQM पाकिस्तान का कि हम आपको निशानदही करके बता रहे हैं कि इशूज़ हैं। अब देखें, कराची शहर के अंदर जो डंपर का इशू है और हैवी ट्रैफिक का जो इशू है, वो क्यों बढ़ा कि सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों की तरफ बिल्कुल भी जो है वो गौर और फिक्र से नहीं देखा है। रियासत और हुकूमत तो माँ का दर्जा रखती है ना। कराची शहर के अंदर रमज़ान माह मुबारक के अंदर जो वाक़यात हुए, उससे पहले जो वाक़यात हुए, मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे कोई एक रिकॉर्ड बता दें जिस पे इन्होंने जाके वहाँ पर पुरसाने हाल उनसे पूछा हो, जाकर जिसके घर से वाहिद कफ़ील गुजर गया हो हैवी ट्रैफिक के ऊपर, इन्होंने पूछा ही नहीं है। एक तरफ तो सिंध हुकूमत क्या करती है, कच्ची शराब पीने वाले को मुआवजा भी देती है और उसका जो है वो हाल भी पूछने जाती है, पुरसा देने जाती है, और दूसरी तरफ जो सिंध हुकूमत है वो जो कराची के गरीब, और आप इसका जवाब दें तो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। आप कच्ची शराब पीने वाले के पास तो जाते हैं, उसको तो मुआवजा भी देते हैं, डंपर में मरने वाले को क्यों नहीं देते भाई? देखिए, सिंध में जो भी शहरी रह रहा है, ऑल आर इक्वल टू फॉर सिंध गवर्नमेंट, सब शहरी बराबर है। जिसकी भी मौत होती है, कोई एक्सीडेंट से गुजरता है, तो इसमें मेरे ख्याल में ऐसे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए कि आप ये फलां मर गया तो उसको आपने जो है कंपनसेशन दिया या इसको नहीं पूछा। हमारी जो भी लीडर्स हैं या सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे, वो जाते हैं, ठीक है, एक आधा मिस हो गया तो फैमिली अनफॉर्चुनेटली, पर हम उनसे भी राब्ते में होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते। इशू है, मैंने जैसे अर्ज़ किया, उस पर पीपल्स पार्टी ने कभी सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं की। हमने सबको साथ मिल बैठ के जो है कोशिश की कि एक यूनिटी कायम करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मसले का हल निकालें। हम लॉन्ग टर्म अप्रोचेस भी आपको पता है अप्लाई करें, जैसे शारा भुट्टो हमने बना लिया ताकि ट्रैफिक का लोड कम हो। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शब्बर ज़ैदी साहब से पूछते हैं
कि मुल्क के 57 साल की तारीख में पहली मरतबा जो महंगाई की शरह है वो बहुत कम है, ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि महंगाई का जो इम्पेक्ट है वो कॉमन मैन पे नहीं जा रहा है। ये क्या मसला है? छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि हम शब्बर ज़ैदी साहब से पूछेंगे कि हमें खुश होना चाहिए क्योंकि मुल्क के 57 ईयर्स की तारीख़ की सबसे कम तरीन महंगाई की शरह है, ये वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो महंगाई का इम्पेक्ट है, ये जो सस्ती चीज़ें हुई हैं वो आम आदमी पे नहीं जा रही। ये क्या मतलब, क्या बड़े आदमी के ऊपर जा रही है? ये क्या चक्कर है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो आप लोग बार बार ये महंगाई की शरह कम होने की बात करें 57 साल की। वज़ीर आज़म साहब ये नहीं कह रहे कि 57 साल की महंगाई की शरह कम है, वो कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में इंक्रीज़ की शरह कम है। ठीक, दो अलग चीज़ें होती है। अगर एक महंगाई जो है वो लास्ट ईयर 10 से 12 हो गई थी। शब्बर भाई, आम आदमी को ये सिंपली बताएं कि टमाटर 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो है। 50 रुपए नहीं होना चाहिए, 20 रुपए किलो होना चाहिए। ठीक, मगर 50 से 51 हुआ है, 50 से 55 नहीं हुआ, ये कह रहे हैं वो। और 57 साल वाली क्या चक्कर है? ये 57 का मतलब ये कि 57 साल में ये इंक्रीज ग्रेजुअली ज्यादा होती थी, अब नहीं होगी। अब ये टमाटर की प्राइस होनी चाहिए 20 रुपए किलो, ठीक है, वो है 50 रुपए किलो, ठीक है, तो 30 रुपए महंगाई है। ओके, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इस महंगाई सस्ते होने की इम्पैक्ट आम आदमी के ये क्या चक्कर? दो अलग बात है। ये बात, पहली वाली बात जो है वो वज़ीर आज़म कह रहे हैं। ठीक, हाँ जी, पहली वाली बात फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। दूसरी बात फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो फाइनेंस के आदमी हैं, वो सही कह रहे हैं कि ये जिसको आप ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं एक फिगर वर्क की। ठीक, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक इकोनॉमिक्स की टर्म को इस्तेमाल कर रहा है, वो सही कह रहा है। इसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि क्या उस जो हमारे इकोनॉमिक्स के ब्रॉड चीज़ें हैं उनका इफेक्ट आम आदमी पर आ रहा है या नहीं आया। तो उसका आंसर है कि नहीं आया। नहीं आया। तो आम आदमी की जिंदगी में कोई इसका फायदा नहीं हुआ, जो चीज़ वहीं की वहीं कड़ी। तो खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? कौन खुशी मना रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब। सब मना रहे हैं, वो तो अपने एक आदमी मनाते रहे खुशी, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो एक आदमी है, वो खुशी बनाए, उन्हें हमें उससे हमें क्या, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? बनाते ये जो घोरक धंधा है इसका कोई फायदा नहीं है, किसी का कोई फायदा नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। देखिए, ये तो देखिए मेरी बात समझे ना, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2025 तक हर वज़ीर आज़म कहता है कि मैंने पाकिस्तान को सही रास्ते पे लगा दिया। ठीक, और जिस रास्ते पे पाकिस्तान लगा हुआ है वो आपको पता है। ठीक, तो मैंने उस दिन भी पहले प्रोग्राम में आपको ये बात कही थी कि मेरी इनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है बस, या तो ये नहीं बोले या ये सच बोले। अच्छा, अब आते हैं आपके दोस्त फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं जी, उन्होंने जिस एफबीआर को आप छोड़ के गए हैं, उन्होंने कहा है कि ये एफबीआर एक ऐसा जिन है जिसके ऊपर कोई जादू, कोई टोना नहीं हो रहा है। हमने अपना जोर जितना भी लगाना था वो लगा लिया, एफबीआर टस का मस नहीं हो रहा, करप्शन वैसी की वैसी है। उसने एग्जाम्पल दिया कि मेरे एक दोस्त है बिजनेसमैन, वो आए मेरे पास, उसने बताया कि मैंने रिफ़ंड लिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये मिनिस्टर आते और जाते रहते हैं, इसके चक्करों में ना आए, आप पैसे दें इतने, अपना रिफ़ंड लें। वाकई ये एफबीआर एक ऐसा जिन है जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने 20 ग्रेड के 21 ग्रेड के ऑफिसर बाहर उठा के फेंके, इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ नहीं हो रहा, टस से मस। दो चीज़ें बात, पहली बात तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब सच बोल रहे हैं। ठीक है, यही खुद एक अच्छी, ये तो शब्बर ज़ैदी साहब होते थे, वो भी बोलते थे। नहीं, मैं भी बोलता था, अच्छी बात है, खुद नहीं अच्छी बात है ना, नहीं तो हम झूठ बोलते हैं ना, पहली बात। हाँ। लेकिन दो चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान के माशरे में जो करप्शन है वो हर जगह पर उसी लेवल पर है जिस पे एफबीआर में है। ठीक, मतलब एफबीआर कोई, सुन लो बात पूरी कंप्लीट करने दो मुझे। अच्छा, बाकी डिपार्टमेंट आपको सर्विस देते हैं, एफबीआर आपसे पैसे लेता है। ठीक, तो आपको महसूस ज़्यादा होता है।
आप अस्पताल जाते हैं, सिविल अस्पताल, वहाँ इलाज नहीं होता, कोई कहता नहीं है, वो जाता ही नहीं सिविल अस्पताल, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं पता लगता कि सिविल अस्पताल में क्या करप्शन है। मगर FBI क्योंकि आपसे पैसे रिसीव करने के लिए बैठा है, इसलिए आपको करप्शन की कहानी ज़्यादा सुनने पड़ती है, क्योंकि करप्शन का हाल कोई जुडिशरी में, हेल्थ में या एजुकेशन में FBI से कम नहीं है। पहले तो हम ये हर जगह पे वैसी है। बिल्कुल वही है, मगर क्योंकि FBI का काम पैसे लोगों से लेना है, तो उसकी कहानियां आपको ज़्यादा मिलती हैं सुनने को, पहली बात। ठीक। दूसरी बात जो करप्शन की है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती। FBI का सिलसिला ये है टैक्स कलेक्शन का, हुसैन साहब, कि FBI जो टैक्स कलेक्ट करता है वो बहुत बड़ी तादाद में विद होल्डिंग में और इम्पोर्ट से पे कलेक्ट कर लेता है। सपोज करें मेरी इस वक्त कलेक्शन 13,000 अरब है ना जी, तो 13,000 अरब में से आप समझे कम से कम 6,000 अरब मैं लोगों से पहले ही पकड़ लेता हूं भत्ता, ठीक है। अब आपने 6,000 अरब का भत्ता पकड़ लिया, अब बैठा हुआ है हुसैन थीपू जी, ठीक है। अब उस 6,000 अरब के भत्ते में से उसको रिफंड देना है, क्योंकि वो उसने भत्ता पकड़ा हुआ है। तो वो जो 6,000 अरब का भत्ता पकड़ा हुआ है उसमें रिफंड लेने में वो उसको 10% पैसे देकर रिफंड ले लेता है। ये है करप्शन की मुख्तसर कहानी। समझ आई मेरी बात? तो ये अगर आप ये भत्ता 10% नहीं वाला... पकड़े, अगर आप भत्ता नहीं पकड़े तो करप्शन आपकी 80% कम हो जाएगी। दूसरा अच्छा, अब भत्ता नहीं पकड़ने का लॉजिक ये है कि औरंगजेब साहब हूँ या मैं था, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इंपोर्ट स्टेज पर या विद होल्डिंग स्टेज को ख़त्म कर दें कि भत्ता नहीं पकड़े। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 6,000 अरब का रिफंड लेके बैठ जाती है। अब 18,000 अफसरान बैठे, 18,000 अमला बैठा है उस 6,000 अरब के ऊपर, ठीक है। ठीक। अब फरिश्ते लाओगे तो फिर वो रिफंड को जाली नहीं देंगे, अदरवाइज वो इसमें एक सवाल ये है ना कि ये देखें यहाँ पे तो एक फॉर्म हैं बहुत सारे जो कहते हैं भाई आए हम आपसे 9% पे, 10% पे, 11% पे वो लेकर। नहीं, अब तो बड़ा आसान सिलसिला हो गया है। अब ये नहीं होता। अब वो चारों एडवाइजर जो है ना वो उसकी बिडिंग होती है बाकायदा। अब तो बिडिंग होने लगी है कि यार आप जो एडवाइजर है ना, एडवाइजर जो होते हैं ना 2 नंबर एडवाइजर, वो उनको 4 एडवाइजर को बुलाता है। जिसको रिफंड लेना है ना वो 4 एडवाइजर को बुलाता है। वो कहता है आप कितने में लेके दोगे, वो कहता है 12 में, वो कहता है आप कितने में लोगे, 11 में, वो कहता है आप कितने में लेके दोगे, मैं ये सवाल से भाई आखिर में मुझे ये बताए ना जी कि दुनिया में क्या होता है कि दुनिया वो पैसे पकड़ती नहीं है ना, समझने की कोशिश करो। ओके, दुनिया में तो पैसे, ये करप्शन का रूट भी तो हम खुद ही बनाते हैं ना। हमने खुद बनाया हुआ ना, हमने बनाया हुआ ना। वो 6,000 अरब आप लेके बैठे ना, इंपोर्ट स्टेज पर लेके बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। अब वो दुकानदार है, वो इंपोर्टर है, वो सबकी होल्डिंग होगी रखी हुई। तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो हम ले ही ना, यही तो सारा किस्सा है। वो हमारी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है, जब वो पॉसिबिलिटी होगी वो कलेक्शन नहीं करेंगे। आप सारा प्रोग्राम करोगे कि टैक्स कलेक्शन 0 हो गई, टैक्स कलेक्शन हुई नहीं, तो फिर यहाँ पे भी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। आंखों में धूल झोंकी जा रही है। देखे मेरी बात समझें, मैं अभी हम दोनों की बात सुन रहा था डंपर की। मैं सीरियसली बताऊं, मुझे इस पे हंसी आ रही थी। अच्छा, इसलिए हंसी आ रही थी कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सब ड्रामा है। रियलिटी क्या है? पहले से था। तो अब एक्सपोज कैसे हो गया? क्योंकि दोनों सियासी पार्टियों को कोई इशू खड़ा करना है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। राइट। जिस तरह से शब्बर साहब ने कहा कि आप लोगों को कोई ना कोई इशू चाहिए, अब आपको एक और इशू भी मिल गया है कि डंपर के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैनाल का इशू भी मिल गया। ठीक है जी, उसको आप चलाते रहेंगे। खुद बताएं कि वो परसेप्शन ये है कि वो पहले सदर साहब ने उसको अप्रूव किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी खुद ही उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है कि ये ना, तो ये क्या कहानी है सर? देखिए, सबसे पहले तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं हमारे सीनियर शब्बर साहब के साथ आया डिसएग्री। कौन सी हुकूमत होती जो अपने लिए इशू क्रिएट करती है या अपने ऊपर ऐसा नेगेटिव अटेंशन करती है? नहीं, इस तरह से नहीं होता। उसमें सडन राइज आया है ट्रैफिक हादसात में। एडमिटेडली हमने अपनी गलती का एडमिट भी किया है कि जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसको लॉन्ग टर्म अप्रोच की जरूरत है। गराची आपका सुकड़ता जा रहा है। पानी पे सर, ये जो 6 कैनाल है ये आपने खुद अप्रूव किए, फिर आप उससे खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए ना, ये बड़ा एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसमें टारगेट
टारगेट करने की कोशिश की जा रही पीपल्स पार्टी को। जिसने भी आइन पढ़ा हुआ है उसको पता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल का पावर नहीं होता। लोगों के पास जो जमातें हैं जो सियासत करी इस मैटर पे, अनफॉर्चुनेटली वो शुरू हुई हैं 2024 आपके नवंबर अक्टूबर से। पीपल्स पार्टी 2021 से टेक्निकली इन कनालों के अगेंस्ट है। जलालपुर कनाल और थल कनाल फेज़ 2 पीटीआई की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। थल कनाल फेज़ 2 जो है वो इन 6 कनालों में भी है, ठीक है जी। पीपल्स पार्टी 2021-22 में इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाई, थल कनाल फेज़ 2 एंड जलालपुर कनाल, और उसके अंदर सीसीआई में जो है वो लेके गई केस पे लिखी जहाँ पे स्टे आपको करवाया थल कनाल फेज़ 2 का, जिसकी वजह से ये कनाल इन 6 कनालों के अंदर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारी गवर्नमेंट आई 2024 में, हमने जून में इन 6 कनालों के अगेंस्ट सीसीआई के लिए हमने ऑलरेडी लेटर लिख दिया, ठीक है जी। अब तक ये जो छोटी जमातें हैं जो सियासत करें, इनको मतलब इलाम भी नहीं हुआ था कि इशू क्या है, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद सीएम साहब ने टाइम एंड अगेन जो है सीसीआई की मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजी। अभी तक किसी को इलाम भी नहीं हुआ था कनालों का इशू भी है। हमने उसको रजिस्ट भी किया, अपोज भी किया, रेजोल्यूशन भी लाए। देन अगेन इन सितंबर 2014 और 24 हम रेजोल्यूशन लाए। उसके बाद अभी जनवरी 2025 में हमारी सीईसी हुई, बिलावल साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने उसको प्रेजाइड किया जब, तो हमने जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी थी नून लीग के साथ उसको तहलील कर दिया कि जी हमारे नून लीग के साथ देखिए हम नेचुरल एलाइज तो है नहीं, हमारे फ़लसफ़े अलग है, हमारी जो है सियासत अलग है। हमारे नून लीग के हमने वजारतें क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें हुकूमत का ऐसा क्यों नहीं बने, हमें उनके साथ काफ़ी इशूज़ पे, बेसिक इशूज़ पे, मेन इशूज़ पे इख्तलाफ है। हमें कनालों के इशू पे था, हमने अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी डिज़ोल्व कर दी जनवरी में बिलावल साहब 2025 में। तो इससे ज़्यादा क्या करें, प्रेसिडेंट साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट में बात कह दिया कि नहीं होगा। ये बताएं, आप बड़े वोकल हैं, बोलते भी रहते हैं असेंबली में, क्या बेहतरी आ रही है? आखिर में ये बताएं। हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं शब्बर ज़ैदी साहब बहुत सीनियर हैं, मैं मजम्मत करना चाहता हूँ। इन्होंने जिस अंदाज में कराची के शहरियों को जिस तरीके से टैंकर माफिया, डंपर माफिया, हैवी व्हीकल्स माफिया जिसे रोंद रहा है, कुचल रहा है, उसके ऊपर बड़ी हंसी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शब्बर साहब इस तरह की बातें करेंगे। शब्बर साहब, ये सियासत नहीं है, कराची के शहरी कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कम से कम कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप मजम्मत करेंगे, कम से कम ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मैं समझ गया ये पॉलिटिक्स नहीं है, दोनों पॉलिटिशियन गेम खेले, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों ड्रामा कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं है, डंपर नया क्या डंपर ये पॉलिटिक्स नहीं ये मेरा ये पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, लोग मर रहे हैं इस पे, ये क्या बात है, इसके ऊपर सियासत कर रही है। आपको सच्ची बात कही, ये कोई नया है क्या डंपर पहली मर्तबा आया क्या मेरे भाई? नहीं, डंपर पहली मर्तबा सही, मैं शब्बर साहब को सेकंड करता हूं। नहीं नहीं, आप सियासत कर रहे हैं, बात पे भी मुझे मत करूंगा। कराची के शहरी मर रहे हैं, कर रहे हैं, कराची के शहरी मर रहे हैं, मैं आपकी बात पे भी मत करूंगा। बेहतरी बताएं, कराची के शहरी इतने लावारिस नहीं है कि आप लोग पहली मर्तबा डंपर मजाक करेंगे। ये डंपर अभी पैदा हुआ, एहतजाज करें ना कम से कम। सिंध हुकूमत इसके ऊपर बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इसके ऊपर। देखिए, मसले कुछ भी हल नहीं हुए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या कराची के शहरी है। मैं तो मजम्मत करता हूं इसके ऊपर। आप जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं कराची के शहरियों के मरने के ऊपर, दोनों की मजाक उड़ा रहे हैं। हम कराची के नहीं नहीं, आप बड़े लोग हैं, आप एंकर पर्सन हैं, साथ में शब्बर ज़ैदी साहब हैं। नहीं नहीं, आप कराची के शहरी नहीं मर रहे हैं। रमजान के अंदर, रमजान के अंदर जो वाकया हुआ मलिहाट के अंदर, क्या उसमें मजाक उड़ाना चाहिए? क्या उनकी तस्लील करना चाहिए? मेरी एक बात नहीं, मैं बड़ा हैरत अंगेज हूँ कि कराची के शहरियों के अमवात के ऊपर अगर मजाक उड़ाया जाएगा, बहुत हैरत अंगेज है। सुन ले, बात करोगे, इसने बात कर ली। जितनी ये इनके सारे लीडर मिलकर कराची के लिए बात करते हैं ना, इतनी मेरी अकेले की बात है। अगर आपने मेरे प्रोग्राम मैंने इसलिए अफसोस मेरी बात पूरी सुन लो, ठीक है? जितनी इसकी उम्र है ना, इतना मेरा ताल्लुक एमकेएम के साथ है, ठीक है? मैं सिर्फ ये बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं, ये जो मर्जी ये कहता रहे, जो मर्जी ये दोनों कहते रहे, ये डंपर कहानी बिल्कुल बकवास है। यस, मैं भी इससे कराची के शहरियों का मरना जो है वो बकवास है। शब्बर साहब, इंजीनियर एजाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। सुखदेव साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शब्बर ज़ैदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं शब्बर ज़ैदी साहब से 100% एग्री करता हूँ। ये जो पॉलिटिशियन है ना, ये मजाक करते हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ ड्रामा करते हैं। ये कोई मसला नहीं है, ये क्या पहली मर्तबा आया? इनको नॉन इशूज़ चाहिए, इशूज़ की तरफ आते ही नहीं है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।